नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो सिखाता है आपको निवेश के गुर और बताता है कि क्यों निवेश करना जरूरी है, क्यों फाइनेंसेस को प्लान करना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो। सबसे पहले तरीका कर लीजिए नोट इस शो में आने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आ सकते हैं शो में। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 7045220000, साथ ही हैशटैग आस्क आवाज योर मनी आप फेसबुक ट्विटर पर जाकर CNBC आवाज के हैंडल पर लिखिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है yourmoney@nw18.com। तो आप ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू इस शो में आ सकते हैं। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। और फिरोज जी से क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे आज एक नए टॉपिक की जो है डिविडेंड यील्ड फंड से जुड़ा हुआ। आमतौर पे डिविडेंड एक ऐसी चीज है फिरोज जी जो हर किसी को लुभाती है, फिर चाहे वो स्टॉक्स में मिले या डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक फंड्स ही क्यों ना हो। लेकिन एक्चुअल में ये कौन सी कैटेगरी होती है, ये आपको सूट करती है या फिर नहीं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए आज सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कि डिविडेंड यील्ड फंड कौन से होते हैं। दीपाली जी नमस्कार। ये जैसे आपने कहा डिविडेंड सबको लुभाता है, वैसे ही फंड मैनेजरों को भी लुभा के एक अलग सी कैटेगरी बन गई है। जो डिविडेंड यील्ड की जो कैटेगरी होती है वो ये कैटेगरी होती है, वो उन स्टॉक्स को चुनते हैं फंड मैनेजर जहां पे डिविडेंड ज्यादा अधिक मात्रा में आता है। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड कम देते हैं और कोई ज्यादा देते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो उनकी मार्केट कैप से कंपेयर करें तो उनकी डिविडेंड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और डिविडेंड यील्ड फंड्स वो होते हैं जिनकी एवरेज डिविडेंड यील्ड 2 से 3% तक उन कंपनियों की आती है फंड मैनेजर को। और अच्छी बात यह है कि जब फंड मैनेजर को डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स नहीं लगता है। तो ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 ये है, जैसे निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनकी अगर डिविडेंड की मात्रा यील्ड में कंपेयर की जाए तो 1.25% तक आती है अधिकतर, बट ये 2.5% आती है, तो ऑलमोस्ट दुगनी डिविडेंड यील्ड की कंपनियां इस पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं। इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड स्कीम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजर भी इन्वेस्टर को डिविडेंड देता है, क्योंकि वो जो डिविडेंड फंड मैनेजर देते हैं वो टैक्स फ्री नहीं होता है, बट फंड मैनेजर को जो कंपनियों से डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो डिविडेंड यील्ड फंड खरीदते वक्त ये जरूर याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उन स्टॉक्स की। काफी सारी न्यूट्रल मार्केट, जब मार्केट इधर उधर नहीं जाती, एक ही तरफ अटकती होती है, जैसे एक साल में मार्केट घूम फिर के वहीं की वहीं 18,000 पे है, तो ऐसे समय में डिविडेंड यील्ड फंड्स एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है एक पोर्टफोलियो में। ओके, तो डिविडेंड यील्ड फंड्स एक अच्छा इंक्लूजन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। अब कुछ नाम भी पूछ लेते हैं, जब फिरोज जी ने इतनी बातें बताई हैं तो बताइए कुछ फंड्स के नेम ऑन परफॉर्मेंस बेसिस जो कंसीडर कर सकते हैं व्यूअर्स अगर ऐड करना चाहें इस कैटेगरी को। दीपाली जी, परफॉर्मेंस पे और स्कीम के नाम आने से पहले एक चीज और कह दूंगा कि जो आपने टॉपिक लिया है बहुत बेहतरीन टॉपिक लिया है, और मैं इसकी आंकड़ों में बताता हूं कि क्यों इसको और शामिल करने की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग केस न्यूमेरिकली हो सकती है। आप देखें दीपाली जी, एक इंसान फंड मैनेजर को पैसे क्यों देता है? ताकि वो मार्केट से अधिक रिटर्न ला पाए। अगर मार्केट से अधिक रिटर्न नहीं आए तो वो निफ्टी की कंपनियों में उसी मात्रा में इन्वेस्ट कर सकता है ETF के माध्यम से। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट का एक ही कारण होता है कि मार्केट से अच्छा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं। तो अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो 48% जो स्कीम्स हैं वो अल्फा देती हैं, पॉजिटिव अल्फा देती हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न देती हैं, और जो वो स्कीम्स हैं वो स्कीम 5% की अधिक अल्फा दे चुकी हैं 5% की लास्ट 4 इयर्स में पर एनम। अगर लार्ज कैप की से तुलना करें, जो सबसे ज्यादा एसेट्स जिसमें हैं हम इंडियंस के जो पैसे हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा हैं, उसमें सिर्फ 32% जो स्कीमें हैं वो एक्स्ट्रा रिटर्न देती हैं, और वो एक्स्ट्रा रिटर्न भी 2.82% की आई है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स भी ज्यादा हैं जो अल्फा देती हैं, और जो मात्रा है अल्फा की वो भी 5% की है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए दिस इज अ वन गुड रीजन व्हाई यू कैन इंक्लूड। सेकंड, इनकी जो लार्ज कैप की मात्रा है वो भी 63% है, 15% मिड कैप है, और स्मॉल कैप 12% है। ऐसे नहीं कि छोटी मध्यम वर्ग या छोटी कंपनियों को ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड द अल्फा जनरेशन प्रोबेबिलिटी इज फार मोर। इसीलिए इसको आप जरूर शामिल अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बहुत सारे जो डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं
उसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड एक अच्छा डिविडेंड यील्ड के ऑब्जेक्टिव से मैनेज किया गया फंड है। सुंदरम डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा स्कीम है। अगर आप देखें तो एचडीएफसी का जो डिविडेंड यील्ड फंड है उसका भी लास्ट 1 ईयर प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में, लेकिन अच्छी कैटेगरी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नेम्स आपने कुछ अपनी स्क्रीन पर अभी देखे, उनको कर लीजिए नोट। और अगर कुछ और भी आपके मन में आ रहा है डिविडेंड यील्ड फंड से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप बेझिझक हमें भेज सकते हैं। हम इस शो में शामिल करके आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज आगे बढ़ते हुए अब क्वेरीज ले लेते हैं, और पहले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष मौजूद हैं जयपुर से। गुड इवनिंग सुभाष जी, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा आपको, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इससे फंड कैसे हैं। तो आप जो ये फंड्स में पैसे डाल रहे हैं, ये कब से डाल रहे हैं? 5 फंड्स हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हो चुका है? ये 3-4 साल हो गए मैडम, अलग अलग टाइम से शुरू किए हैं। हर साल इनके, अभी ये कोटक मल्टी कैप अभी शुरू किया मैंने थोड़े दिन पहले। ओके और आपका टाइम होराइजन 12 इयर्स का है, करेक्ट? जी जी जी। ओके तो फिरोज जी, फंड्स में बता दूं आपको, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 7000, मिरर एसेट मिड कैप 7000 पर मंथ, कोटक मल्टी कैप 7000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7000 और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज 5000, टोटल 33000 की एसआईपी। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा? डाइवर्सिफिकेशन तो करने की कोशिश की है इन्होंने, बट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए? दूसरा, ये 33000 की एसआईपी से 12 साल में कितना एक्यूमुलेट ये कर पाएंगे? दीपाली जी, 12 साल में 33,000 की एसआईपी से अगर ये 12% की भी रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो 1 करोड़ पार कर जाएंगे, 1 करोड़ 10 लाख पे पहुंच जाएंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं उसमें देखिए फ्लेक्सी कैप मिसिंग है। अगर आप 5 स्कीम खरीद रहे हैं, एक ना तो आपके पास एक लार्ज कैप है, ना तो एक फ्लेक्सी कैप। ये दोनों एक अच्छी अहम कैटेगरीज होती हैं। अगर पांचों स्कीम में से एक भी नहीं हो तो ये गलत है। अगर आप 2 ही स्कीम खरीद रहे हैं, शायद ये मिस हो जाए, ठीक है, बट ये 2 कैटेगरी को मिस ना करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक अच्छे इंक्लूजन होंगे आपके पोर्टफोलियो में। अब मिड कैप की आपकी जो कैटेगरी है, मिड कैप मेरा एसेट मिड कैप, उसको आप निकाल सकते हैं और कोटक इमर्जिंग इक्विटी से रिप्लेस कर सकते हैं। इन्वेस्को मल्टी कैप एक अच्छी स्कीम है। लास्ट 1 ईयर से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बट इसकी यू टर्न होने की काफी अच्छी उम्मीद है, सो इट्स अ कॉन्ट्रेरियन बेट। एसबीआई कॉन्ट्रा जो है वो बहुत अच्छा स्कीम है जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हुआ है, और वो दिनेश जो फंड मैनेजर है वो बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर है। एक छोटी स्कीम है, एसबीआई जैसे बड़े फंड हाउस से छोटी स्कीम काफी अच्छा प्रदर्शन देती है, हमने देखा हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी अच्छा स्कीम है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज को आप एग्जिट करने का कंसिडर करके कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 4 को आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सुभाष जी। ओके तो जैसे फिरोज जी ने आपको बताया, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कंटिन्यू कीजिए इन्वेस्टमेंट्स। मिरर एसेट मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक मल्टी कैप, इनसे निकल के आप कुछ नए फंड्स को ऐड कर सकते हैं जो बेटर परफॉर्मिंग फंड्स है सेम कैटेगरी में, जिसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। तो इन 4 फंड्स में से 3 फंड्स आप कोई भी चुन सकते हैं। बाकी रही आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात, तो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे 12 साल में। 33,000 की एसआईपी क्योंकि आपकी चल रही है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रखिए पोर्टफोलियो, उसके बेसिस पे चेंजेस आपको सुझाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल लेंगे, अब अमित है हमारे साथ दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम एक्चुअली मेरे पास अभी मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जनवरी 2021 से स्टार्ट किया है। 2,000 रुपये का सेट जाता है। अब एक्चुअली मेरा प्लान है रिटायरमेंट का, और अगले 13 साल में मुझे 1 CR प्लस का कुछ कॉर्पस अरेंज करना है, तो उसके लिए मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए। ओके अभी आप सिर्फ एक फंड में पैसे डाल रहे हैं जो कि 2000 के आसपास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, करेक्ट? जी। ओके तो फिरोज जी, अभी फंड तो एक ही है इनके पास, 3000 का फंड और ऐड करना चाहते हैं ये अपने पोर्टफोलियो में, तो टोटल 5000 की एसआईपी हो जाएगी, लेकिन होराइजन सिर्फ 13 इयर्स का है। अभी हम सुभाष जी का सवाल ले रहे थे, वो 33,000 की एसआईपी करके 12 साल में 1 करोड़ कमा पाएंगे, और इनको भी 1 करोड़ कमाने हैं, तो ये तो क्लियर है
कि इनको 5,000 से बढ़ा के 30,000 प्लस की SIP करनी होगी। बाकी आप सुझाइए क्या सजेशंस इनके लिए। यस दीपाली जी सही कह रही हैं आप। अमित की जो करंट अमाउंट है उससे 1 करोड़ का सपना पूरा होना मुमकिन नहीं लगता है, बट 13 साल को आप एक्सटेंड करने की कोशिश करें। अमित जी देखो आज आप 45 साल के हैं, काफी बार ऐसा होता है कि रिटायरमेंट एज मूव होती है, और काफी जब हम HNI से बात करते हैं जो रिटायर होने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, कंसल्टिंग काम करते हैं, कुछ ना कुछ कमाई उनकी चलती रहती है। तो आपको ये अवधि बढ़ाने की हिम्मत करनी चाहिए और अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इमीडिएटली नहीं कर पाए तो स्टेप अप करें ताकि 1 करोड़ पे पहुंच पाए। पॉइंट 2 पॉइंट 3 आपके लिए अगर मैंने 14% की भी assumption की, क्योंकि बफर्स जैसे सुभाष जी के पास बफर्स थे तो 12% पे ही पहुंच पाए, अगर 14% पे करेंगे तो आपको भी 25,000 रुपए की SIP चाहिए होगी। जैसे दीपाली जी ने कहा सुभाष जी को 33,000 की चाहिए थी, आपको अगर मैं 14% की assumption पे दिखाऊं तो 25,000 रुपए की SIP चाहिए होगी। तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स वही जो हमने सुभाष जी को भी सेटलमेंट की थी उसी को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, SBI कॉन्ट्रा और ICICI फोकस्ड इक्विटी, ये पांचों अलग कैटेगरी, 5 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप टोटल 5 + 1 6 स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ फंड सजेस्ट किए गए हैं और उनको आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, स्लोली बढ़ाइए जैसे आपकी इनकम रेज हो, और टाइम होराइजन भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। फंड्स जो आपको सुझाए गए हैं मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, फिर से नोट कर लीजिए प्लीज। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी। पराग पारिक जो आपने लिया हुआ है उससे एग्जिट कर लीजिए। जो 5 फंड्स आपको फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं उनसे आप अपनी SIP स्टार्ट कीजिए, एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल 5,000 की SIP कर रहे हैं, कोशिश कीजिए 20-25 हजार तक एटलीस्ट आप जाएं ताकि आप 1 करोड़ का टारगेट हासिल कर सकें। अब लेंगे अगला सवाल। सुमित ने हमें सवाल भेजा है मैंगलोर कर्नाटका से। 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। मौजूदा इन्वेस्टमेंट इनकी 6,000 पर मंथ की है, जो कि इन्होंने अगस्त 2022 यानी रिसेंटली ही स्टार्ट की है। टारगेट को हासिल करने के लिए कितना और इनको इन्वेस्ट करना होगा, प्लस इनका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग कैसा है। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या है, 3 स्टॉक्स हैं, 3 फंड्स हैं। ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी 2,000 पर मंथ, SBI का ब्लू चिप 2,000 पर मंथ, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड 2,000 पर मंथ। तो बताइए फिरोज जी क्या सजेशंस आपके। देखिए अगर आप देखें स्कीम्स को तो दीपाली जी जो स्कीम्स हैं ICICI फोकस्ड इक्विटी, SBI ब्लू चिप, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी की जो स्कीम्स हैं आप इनकी, इनमें डेफिनेटली टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी एक थीमेटिक स्कीम है। हमारा ये मानना है कि जो थीमेटिक स्कीम्स होती हैं वो एक फंड मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, तो थीमेटिक स्कीम एक रिटेल निवेशक को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि थीमेटिक स्कीम में एग्जिट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए अगर आप एक डिवर्सिफाइड स्कीम लेते हैं और अगर आप 10 साल भी उसको छेड़ते नहीं है, उसको रहने देते हैं, तो इतना बदलाव नहीं होता है। बट जैसे आपने बैंकिंग खरीद लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया, एनर्जी फंड खरीद लिया, तो उसमें एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिटेल निवेशक मसरूफ होते हैं अपने काम में, तो ये नहीं कर पाते। तो पहला सवाल जो है कितनी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, इनको 40,000 रुपीज की SIP की जरूरत पड़ेगी अगर इनको 10 सालों में पहुंचना है 14% की रेट पे 1 करोड़। और इनका जो एक स्कीम एग्जिट है जो मैं बोल चुका हूँ, उसकी एंट्री की स्कीम वही जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा और HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम्स को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा या फिर अपने गोल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इनकी उम्र को देखते हुए आई थिंक दे शुड कैलिब्रेट अ बेटर टाइमलाइन। ओके, चलिए, तो ये वो फंड्स है जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। चेंजेस आपको बताए गए हैं। ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, SBI ब्लू चिप, इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। नए फंड्स जो ऐड करेंगे उसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। 40,000 के आसपास की आपको SIP करनी होगी, तब आप अपने 1 करोड़ के गोल को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि टाइम होराइजन आपके पास सिर्फ 10 इयर्स का है। तो कई सारी बातें आपको बताई गई हैं। इक्विटी डेट का रेशियो कितना रखना है, सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करना है, और 3 से 4 फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। मैक्सिमम 6 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे। आप देखते रहिए योर मनी।
आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी कुछ और क्वेरीज ले रहे हैं। विक्रम हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं। विक्रम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं विक्रम, एक्चुअली मेरे पास SBI स्मॉल कैप जी जिसकी SIP 2500 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 2500, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप 3200, SBI फोकस इक्विटी फंड 1100, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 1100। ये SIP मैं कर रहा हूँ ओके। पर मंथ। तो क्या इसमें से किसी फंड को मेरे को एग्जिट करना चाहिए या फिर सभी फंड में सही दिशा में लेके जा रहा हूँ? तो फिलहाल आपने ऑलमोस्ट 5 फंड्स लिए हुए हैं, 1000 से लेके 3200 रुपए तक की आपकी SIP। अच्छा, कब से आप ये शुरू किया आपने SIP? करी थी 2020 सितंबर से, और इनमें से कुछ फंड की है 2021 से अगस्त से। ओके ओके। और विक्रम आपकी एज कितनी है? 34। ओके। तो 5 फंड्स फिरोज जी, फंड्स की डिटेल्स आपके पास हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि हर साल ये 3000 की SIP इंक्रीज करेंगे या SIP एडिशन, इन्वेस्टमेंट एडिशन करेंगे। 20 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है, तो बताइए इनके लिए क्या क्या सजेशंस। दीपाली जी, विक्रम के लिए 34 साल की उम्र है तो इक्विटी का सहारा ज्यादा लेना चाहिए इनको, क्योंकि उनके पास समय बहुत है। अगर लमसम पैसा है तो 80-20 करें इक्विटी और डेट में। अगर SIP से माध्यम से करें तो पूरी जो है अपने करंटली इक्विटी स्ट्रेटजी अपनाई है SIP के लिए पूरी तरह से, वो बहुत अच्छी है। तभी जाके 13-14% की रिटर्न बन पाएगी। अगर आप उसमें डेट को शामिल करेंगे तो रिटर्न गिर जाती है। पॉइंट 2। पॉइंट 3 ये भी बहुत अच्छा है कि आप अपनी SIP को स्टेप अप करना चाहते हैं, उससे काफी प्रेशर कम हो जाता है महंगाई का। जैसे महंगाई जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में तो महंगाई चलती आई है, बट ग्लोब के लिए महंगाई बड़ा इशू है करंटली। तो 20 साल के बाद का जो 2.25 करोड़ आप इकट्ठा कर पाएंगे इस SIP के माध्यम से विदाउट एन इंक्रीज, वो उसकी जो महत्वपूर्णता होगी वो घटेगी 20 सालों में महंगाई की वजह से। सो आई थिंक ये जो स्टेप अप है वो SIP की जो महंगाई को है वो मिटिगेट कर लेगा। अच्छी बात यह है कि आपकी जो 2 स्कीमें हैं, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की है, बट वो SBI की है। SBI सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की, तो उसमें 2 स्कीमें रह भी जाएं तो अच्छी बात है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को भी बरकरार रखें। एक्सिस लॉन्ग टर्म को हमने इसी शो पे, मतलब योर मनी पे ही हमने 6-8 महीने पहले भी एग्जिट बोला था। एक्सिस लॉन्ग टर्म के बदली एक दूसरा ELSS स्कीम कौन टैक्स सेवर बताया था, वो आज मैं वापस रीइटरेट करूंगा, क्योंकि अब आप देखें 1 साल से जो हमने एग्जिट की बात की है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का रिटर्न है -11% का और कॉन्ट का 15% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो 26% का रिटर्न का अंतर पड़ गया। एक ही कैटेगरी जो ELSS, दोनों ही ELSS है, बट रिटर्न का अंतर 26% का लास्ट 1 साल में देखने को मिला है बाय एग्जिटिंग एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। उसको मैं आज भी एग्जिट कहूंगा और उसको आप वन टैक्स सेवर से आज भी रिप्लेस कर सकते हैं। नथिंग हैज गॉन पास्ट। एंड पारस्परिक फ्लेक्सी कैप को भी आप एग्जिट कर सकते हैं। स्कीम शामिल करने वाली HDFC फ्लेक्सी कैप है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। अगर 2 को हटाना है और 2 को शामिल करना है तो ये 2 आप जरूर कर सकते हैं। ओके। एक और सवाल लेंगे, और ये ईमेल के थ्रू में भेजा है अशोक ने नोएडा से। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 2 लाख रुपए है। जानना चाहते हैं कितना और इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। 3 साल से SIP इनकी चल रही है, जिसमें ICICI प्रूव टेक 3000, टाटा डिजिटल 3000 और एक्सिस स्मॉल कैप 2000 है। तो बताइए क्या करें। पर मंथ तो 8000 के आसपास की SIP है फिरोज जी। देखिए दीपाली जी, अगर हम ये 2 लाख रुपए की जो कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठी कर चुके हैं उसको बफर माने, इमरजेंसी फंड माने, तो 16,000 रुपए की SIP चाहिए होगी, या फिर इनको 15% से हर साल स्टेप अप करना पड़ेगा, तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएंगे। तो स्टेप अप करे बगैर करना है तो 16,000 चाहिए। 2 लाख को आप साइड में रखें, वो एक बफर बनता है। अगर स्टेप अप करेंगे तो 10,000 से काम चल जाएगा। 15,000 पर मंथ पर ईयर की आपको स्टेप अप करनी है तो भी आप 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे 14% की रिटर्न पे। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ICICI टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल फंड, ये दोनों ही सेक्टर फंड है। देखिए अशोक जी, लगता है कि हम ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हमेशा ज्यादा रिटर्न बनती है, ऐसा नहीं होता है। काफी बार ज्यादा रिटर्न लेने से मात पड़ती है।
तो जैसे आपने 2 टेक्नोलॉजी फंड ली और एक तीसरी फंड ली एक्सिस स्मॉल कैप, तो एक स्मॉल कैप ले ली और 2 टेक्नोलॉजी फंड ले ली। ये तो कोर पोर्टफोलियो बना ही नहीं, सिर्फ सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपने बना लिया। तो कोर पोर्टफोलियो बनाए, फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस होना है तो 1-2 स्कीम आप सैटेलाइट वाली खरीद सकते हैं। पूरा पोर्टफोलियो खाली सैटेलाइट से नहीं बनना चाहिए, ये रणनीति अच्छी नहीं होगी आपके लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए। रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स आप शामिल कर सकते हैं, तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप एंड लास्टली एसबीआई कॉन्ट्रा। ये 5 स्कीम आपके कोर पोर्टफोलियो में जरूर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज भी आ गया, फ्लेक्सी भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, मल्टी भी आ गया, कॉन्ट्रा भी आ गया। और ये 5 डिफरेंट डिवर्सिफाइड कैटेगरीज है, सेक्टर कैटेगरीज नहीं। ओके चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो पर सजेशंस दिए गए हैं, नोट कर लीजिए जो चॉइसेस आपको बताई हैं फिरोज जी ने, जो बदलाव करने हैं। लेकिन अब आखिर में फटाफट से फिरोज जी के पिक्स पूछ लेते हैं, कौन से फंड्स उनको लग रहे हैं बेहतर नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, तो बताइए फिरोज जी। किसी को अगर शुरुआत करनी है तो एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड एक्विटी, ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पोर्टफोलियो के, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। एक ना करें, पूरे चारों करें तो अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि मिनिमम अमाउंट 500 रुपए से भी आप कर सकते हैं, 2000 रुपए के लिए भी आप 4 एसआईपी चालू करें और जब भी पैसे एक्स्ट्रा आए तो चारों में टॉप अप करते जाएं। इज अ ग्रेट स्टार्ट पॉइंट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर। ओके चलिए, तो एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, 4 फंड्स, ये 4 पिक्स फिरोज जी की ओर से, इनके साथ आप अपने पोर्टफोलियो की क्रिएशन कर सकते हैं अगर आप फिरोज जी की चॉइसेस के साथ जाना चाहते हैं। शुक्रिया फिरोज जी आपका आने के लिए शो में, सभी व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, खबरें जारी है ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।